नमस्कार। आज के हमारे खास मेहमान हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जो 2017 से लेकर के 2022 तक हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं और इस समय हिमाचल में नेता विपक्ष हैं। सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। जी धन्यवाद, थैंक यू। सर, मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खू। जी लेकिन क्या वाकई में उनको प्यार से तो वैसे तो सुखी बुलाते हैं, सुखी सुखी बुलाते हैं, लेकिन क्या वाकई में हिमाचल की जनता इस समय सुखी महसूस कर रही है उनके राज में? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का पूरा हुआ, यानी कि सुक्खू जी की सरकार का 2 साल का कार्यकाल। लेकिन सुखी लोगों की तो बात छोड़िए, ना कांग्रेस के लोग सुखी हैं और ना ही हिमाचल प्रदेश में जनता सुखी है। चारों तरफ जो है इस तरह का एक वातावरण है कि हिमाचल प्रदेश में जहां डेवलपमेंट के काम सारे रुके पड़े हैं, जहां थे वहीं के वहीं, और लगभग 1800 से ज़्यादा 1865 इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश में खुले हुए चले हुए संस्थान बंद कर दिए। 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में ऐसा भी दौर देखा जब कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिली, पेंशन नहीं मिली। 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में ऐसा भी देखा जहां मुख्यमंत्री और सरकार के फैसले पर जो है पूरे जगहंसाई पूरे देश भर में हुई, चाहे वो कितने भी जो भी फैसले लिए गए, ऐसे फैसले लिए गए जिस पर जगहंसाई हुई। 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में ऐसा भी दौर देखा हिमाचल ने जब बहुमत में होने के बावजूद में राज्यसभा का 1 सीट का चुनाव होता तो राज्यसभा की सीट हार जाते हैं। 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में ये भी देखा कि 6 कांग्रेस के विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं और 3 निर्दलीय विधायक जो समर्थन दे रहे थे वो भी छोड़ करके चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश की सरकार, भले ही सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है वो उनको सुक्खू सरकार के नाम से कहा जाता है, कांग्रेस की सरकार, लेकिन सुखी तो मुझे लगता है कि अब स्वयं भी वो नहीं है जिस प्रकार से नाम है। और मैंने तो कहा था उनको, एक वक्त कहा था कि ये सुक्खू जी से आप सुखविंदर सिंह कब बनेंगे? तो मुझे लगता है कि 2 साल का कार्यकाल बीत गया लेकिन अभी सुक्खू से सुखविंदर सिंह वो नहीं बन पाए। तो आपको लगता है कि जो उन्होंने वायदे किए थे, जो कांग्रेस सरकार वायदे करके गई थी, तो इस हिसाब से जैसे आप बता रहे हैं तो वायदे पूरे नहीं कर पाएगी? देखिए, इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट हमने पहले ही कहा है हाँ। कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस ने जो 10 गारंटियां ली थी और उन गारंटियों के बलबूते सत्ता हासिल करने में सफल हुई थी, 10 जन्म में भी कांग्रेस उन गारंटियों को पूरा नहीं कर सकती है। ये पहले दिन मैंने कहा था, आज वो सार्थक हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में एक बात देखिए आप, जो गारंटी दी थी उसके विपरीत कांग्रेस काम कर रही है। गारंटी ये दी थी कि हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बिल्कुल। और 300 यूनिट बिजली की तो फ्री देने की बात छोड़िए, जो 125 यूनिट मिलती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान वो भी बंद कर दी। और उसके अलावा आगे बढ़ करके अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं सब्सिडी छोड़ रहा हूं बिजली पर। पिछले कई दशकों से हिमाचल प्रदेश में सब्सिडी मिलती थी नॉमिनल डोमेस्टिक यूज के लिए, तो उसमें सुखविंदर जी कह रहे हैं कि अब उस सब्सिडी को मैं छोड़ रहा हूं, जो सक्षम लोग हैं जो आप छोड़ सकते हैं वो भी छोड़िए। 300 यूनिट की गारंटी दे करके आए और उसमें कोई कैटेगरी नहीं थी, कोई इस तरह की नहीं थी, कोई पर्टिकुलर कोई सेक्शन के लिए नहीं था या पर्टिकुलर एक क्लास के लिए नहीं था। जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में हैं, जिस भी कैटेगरी के हैं, लेकिन 300 यूनिट सबको फ्री देंगे ये कहा था। लेकिन अब जो है वो 1 यूनिट फ्री देने की तो बात छोड़िए, 300 यूनिट देने की तो बात छोड़िए, 1 यूनिट भी देने की स्थिति में नहीं है और सब्सिडी भी खत्म कर दी। इसी तरह से गारंटी उन्होंने दी थी हिमाचल प्रदेश में कि हम हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियां देंगे 5 साल में। कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लिया जाएगा 1 लाख नौकरियां। बिल्कुल। 2 साल बीत गए, 2 साल का जश्न इनका अभी हाल ही में पूरा हुआ, 2 लोगों को हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। उल्टा हिमाचल प्रदेश में एक नोटिफिकेशन किया अभी हाल ही में, जिसमें कहा कि 2 साल से खाली पड़े हुए जो पद हैं उनको समाप्त किया जाता है, यानी कि 1.5 लाख पद जो सृजित थे वो पद समाप्त कर दिया, 1.5 लाख नौकरियां समाप्त कर दी।
तो इसलिए अपने किए हुए वादे, अपने की हुई दी हुई जो गारंटियां उसके विपरीत काम कर रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश की स्थिति है। और हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस बात को देखा कि जब ऐसा भी दौर आया कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिली, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली। हमारी गवर्नमेंट के दौरान कोविड रहा और 1-2 महीने के लिए नहीं रहा, 2 साल तक रहा। पूरे देश में, पूरी दुनिया में रहा। पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई, लेकिन समय पर सैलरी, समय पर पेंशन और किसी भी आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला नहीं गया। यहाँ हिमाचल प्रदेश में 10,000 आउटसोर्स कर्मचारी निकाले गए। जो आउटसोर्स में कर्मचारी अभी हिमाचल प्रदेश में जो बचे हुए हैं, उनकी 6 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है। ये हिमाचल प्रदेश की आज की तारीख की स्थिति है, कुल मिलाकर के कांग्रेस की सरकार की। तो ये जो फाइनेंशियल क्रंच जो आ रहा है, जो सैलरी नहीं दे पा रही, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति तो पहले से ही खराब है और हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक रूप से इनको जो कुछ कदम लेने चाहिए थे, जो जिसको हम कह सकते हैं जो अच्छी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट रहता है, तो वो मिसिंग है। हर तरीके से काम किए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, तो उसके कारण ये स्थिति है। और हिमाचल प्रदेश में जो लोन हम 5 साल में जितना लोन लिए थे, उससे ज्यादा लोन सुक्खू जी की सरकार 2 साल के कार्यकाल में ले चुकी है। तो ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की है। लेकिन चिंता का विषय है, न विकास के कार्य हो पा रहे हैं, न समय पर सैलरी मिल रही है, न बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? लेकिन ओपीएस तो उन्होंने लागू कर दिया है। ओपीएस लागू करने की बात देखिए, हिमाचल प्रदेश में ओपीएस एक चुनाव का मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था। कर्मचारियों ने कहा कि ओपीएस जो ऐलान करेंगे उनके साथ हम चलेंगे। और हमने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को, हालात को देखते हुए एक बात को देखा कि हालात इस प्रकार के नहीं है। हमने मना नहीं किया, हमने कहा विचार करेंगे, फेज्ड मैनर में कुछ तरीका ऐसा निकालेंगे, वे आउट निकालेंगे, लेकिन बिल्कुल इस सारी चीज के लिए उन्होंने कहा कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला करेंगे, ओपीएस देंगे। और ओपीएस देने की बात तो कही और ओपीएस के बारे में इन्होंने कुछ कार्रवाई की भी, लेकिन अभी तक पूरी तरह से ओपीएस हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं हो पाया। लागू होना है, लेकिन आज ओपीएस के बदले वही कांग्रेस की सरकार, सुक्खू जी की सरकार कह रही है कि ओपीएस के बजाय जो कर्मचारी हैं, यूपीएस को जो है वो लागू करने का मतलब जो है वो ऑप्ट करें। अच्छा, यानी कि जो केंद्र सरकार ने हमारी योजना शुरू की है यूपीएस की, और उसको अब लागू करने की दिशा में बात कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन हिमाचल प्रदेश में, जो कर्मचारी आज ओपीएस मिलने के बावजूद धरने पर क्यों हैं, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ओपीएस तो मिल गया तो खुश होना चाहिए था, क्योंकि उनकी ओपीएस की बात तो मान ली गई, क्योंकि ओपीएस का फाइनेंशियल इंप्लीकेशन 2027 के बाद आएगा। मैं कर्मन जी आपको बता दूं कि ये सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस का जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो आएगा वो आएगा 2027 के बाद। उसकी वजह यह है कि जो कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट 2027 के बाद शुरू होगी, जो ओपीएस की कैटेगरी में आए। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि 2027 के बाद जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के ऊपर उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आएगा, तो सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं रह पाएगी, इतना बड़ा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन उसका आएगा। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये ओपीएस हिमाचल प्रदेश में बंद किसने की थी? इस ओपीएस को बंद करने वाले हम थोड़ी हैं। बंद तो कांग्रेस की सरकार ने की थी। वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे 2003 में, और हिमाचल पूरे देश भर में उन राज्यों में था जो पहले राज्य जिन्होंने ओपीएस को बंद करके जो है एनपीएस को लागू किया है। तो इसलिए हम तो उसमें दोषी नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हकीकत ये निकल करके आ रही है कि आज कर्मचारियों की पेंशन का विषय तो एक जगह रह गया। आने वाले समय के लिए कर्मचारियों को सैलरी भी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, यह है विषय हिमाचल प्रदेश में। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। लेकिन इसके लिए टॉयलेट टैक्स लगा तो रहे हैं, टॉयलेट टैक्स। देखिए, इसके लिए देखो, ये भी आपने बड़ी दिलचस्प बात ध्यान में लाई हमारे। अब उनको लग रहा है कि प्रदेश में हमको रिसोर्सेज जनरेट करना चाहिए, हमको कुछ टैक्स लगाना चाहिए, और टैक्स लगाने के लिए कुछ एक एरियाज आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए जहां से साइजेबल एक इंक्रीज भी आए रेवेन्यू में, और उसके साथ साथ में किसी एक पर जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, उसके मतलब फाइनेंशियल बर्डन भी किसी के ऊपर नहीं पड़े। आते ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश में डीजल जो है वो 7 रुपए लीटर महंगा कर दिया। हिमाचल प्रदेश में टैक्स लगाते लगाते कोई जगह नहीं छोड़ी। आप देखिए,
पानी हिमाचल प्रदेश में जो है वो बिना पैसे की दिया जाता था, और इसलिए दिया जाता था क्योंकि हिमाचल का पानी बह करके जो है वो दूसरे प्रदेशों में, पूरे देश भर में जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में पानी पर टैक्स पहले नहीं था, कांग्रेस की गवर्नमेंट में था, लेकिन वो निग्लिजिबल था। 35 करोड़ के लगभग कुल कलेक्शन होता था रेवेन्यू इससे। और यहाँ मोदी जी ने शुरू किया है पूरे देश भर में जो जल जीवन मिशन शुरू किया, हर घर में नल, नल से शुद्ध जल, इस अभियान को, और हिमाचल प्रदेश इस अभियान में पहले स्थान पर रहा। और सुक्खू जी आए, कांग्रेस की सरकार बनी, जो हमने 100% जो है हिमाचल प्रदेश में नल लगाए थे, एक एक नल पर 100 रुपए का टैक्स लगाना उन्होंने शुरू किया, लगा दिया, टैक्स लगा दिया। नल में पानी आए चाहे ना आए, लेकिन 100 रुपये देना पड़ेगा। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में बिजली उन्हें महंगी कर दी, और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ करके कहा कि भी अब टैक्स लगाने के लिए कहाँ जगह बची है, तो टॉयलेट, स्वच्छता का अभियान मोदी जी ने पूरे देश भर में चलाया, और टॉयलेट हर घर में होना चाहिए। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी सुनिश्चित किया कि टॉयलेट बनना ही चाहिए, हर हालत में बनना चाहिए। और जब टॉयलेट बन गए तो सुक्खू जी ने कहा ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है रेवेन्यू जनरेट करने का, तो फैसला कर दिया कि टॉयलेट टैक्स लगाएंगे। जिसके घर में टॉयलेट बना है उसके लिए 25 रुपए के हिसाब से हम टैक्स लगाएंगे। लेकिन वो टैक्स लगाने की बात तो कही, जब पूरा जगहंसाई हो गई पूरे देश भर में, तो उसके बाद अब रुके पड़े हैं, नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं की है, अभी तक स्टैंड करती है वो। तो ऐसे फैसलों की एक सीरीज है। हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स, हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स के साथ साथ में बसों में फ्रेट टैक्स लगा दिया। अगर 2.5 लीटर का कुकर चल रहा है तो उस पर भी जो है वो 35 रुपए 40 रुपए किराया लिया जा रहा है। बच्चा हीटर लेकर के जा रहा है, हॉस्टल जा रहा है घर से सर्दी के मौसम में, और उसमें भी 264 रुपए जो है उस पर जो है वो उसका बस का किराए का टिकट काटा गया। और इस तरह से आगे बढ़ करके हिमाचल प्रदेश में ऐसी ऐसी चीजें हो गई। समोसा मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम में बुलाया गया, मंगवाया गया, लेकिन जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा, जांच के आदेश हो गया, उसमें तो सीआईडी की इंक्वायरी हो गई। सीआईडी ने रिपोर्ट सबमिट की, इतने समोसे आए थे, वो गए यहाँ लाए थे, इसने दिए थे और कहाँ चले गए, सारी चीज को लेकर के जांच की बात आ गई। और इससे आगे बढ़ करके और समोसा से आगे बढ़ करके और सरकार जनता के दबाव, उसमें क्या कर दिया, मुख्यमंत्री जी चले गए, एक गांव में जाए, दूर दराज के एक इलाके में गए, गांव में ठहरे, घर में ठहरे, और ठहरने के बाद जो है प्रशासन ने उनके लिए भोजन के लिए एक जो मेन्यू बनाया है, पूरा जो मेन्यू बनाया, तो उसमें ये चीजें खिलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उनके घर, उनके लिए भोजन के लिए ये इंतजाम किया गया है। और एक आइटम उसमें ये भी डाल दी उसमें कि जंगली मुर्गा उस लिस्ट में जो मेन्यू जो था, जो ऑफिशियल मेन्यू था, वहां पर जो एसडीएम ने बना करके वहां पर रखा, बना करके वो छपा हुआ है, तो उसमें जंगली मुर्गा। अब जंगली मुर्गा बना करके जब परोसा गया तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो नहीं खाता हूं, इनको दीजिए, इनको दीजिए। फिर साथी कह रहे हैं, अपने आप कह रहे हैं कि जंगली मुर्गा मारना तो मारने पर रोक है, आपने कैसे मार दिया, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो मारा किसने, प्रश्न तो ये है। मारने पर प्रतिबंध है, और मारता है कोई तो उस पर 2 साल की सजा है, 2 साल से 7 साल की सजा है। लेकिन वो मारा गया, परोसा गया, बाकायदा बड़े शौक से खाया, सब साथियों ने खाया। और उसके बाद जब ये मामला मीडिया में आया तो कहा कि भाई इस पर तो एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर किस पर की, जो मीडिया के लोगों ने इसकी खबर बनाई, सोशल मीडिया में जिन लोगों ने डाला, जिनने शेयर किया इसको, तो उनके ऊपर एफआईआर, उनके ऊपर जो है वो जो एफआईआर करके जो है केस दर्ज कर दिया। अरे सही मायने में मामला दर्ज, एफआईआर तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी जिन्होंने मारा है, उनके खिलाफ होनी थी जिन्होंने बनाया उसको, उनके खिलाफ होनी थी जिन्होंने जो है खाया उसको। उल्टा उसके बाद इस तरह से किया गया। ये एक बात नहीं, अलग अलग तरह की बातें हिमाचल प्रदेश में। और आगे बढ़ करके मैं सुनाऊं, आपका समय ले रहा हूं मैं, एक और कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन गवर्नमेंट की दी कि भाई आप टॉयलेट जो पर्टिकुलरली जो यूरिन जाते हैं तो उसमें महिलाओं के लिए आप जो है वो 5 रुपए उसमें चार्ज करते हैं। ये जेंडर इक्वलिटी का एक संदेश नहीं है। अगर महिलाओं को लगा रहे तो पुरुष को भी लगाना चाहिए। और क्या कर दिया उनने, वो टैक्स लगा दिया, जो यूरिनल जाते हैं तो क्या है 5 रुपए लगा दिया, और 5 रुपए का टैक्स लगा दिया। कितने,
हिमाचल प्रदेश में शिमला के अंतर्गत जो कॉरपोरेशन एरिया में जो है 30 टॉयलेट में वो टैक्स लगाया गया। कितना का रेवेन्यू उसमें आएगा? यानी कि टॉयलेट में, जो जनरल टॉयलेट की बात कर रहा हूं मैं, जनरल टॉयलेट, बिल्कुल। पब्लिक टॉयलेट, उसमें जाने के लिए जो है टैक्स लगा दिया। अगर कोर्ट ने अगर आदेश दिया था तो ये करना चाहिए था कि वो महिलाओं को भी माफ कर दे, क्योंकि मतलब एक बहुत कम अमाउंट उससे आ रहा है। पुरुषों से 30 टॉयलेट में कितना कर, उससे कौन सा स्टेट चलेगा? सही मायने में ये सोच का एक जो है वो, जो जल्दबाजी में बिना सोचे समझे फैसले करना, अनुभव की दृष्टि से सारी चीजें जो नहीं समझ में आ रही है, वो सारी चीजों का एक परिणाम है। बीजेपी लगातार जो दूसरे राज्यों में सरकार बना रही है वो रिपीट करती जा रही है। हिमाचल में क्यों नहीं हो पा रहा? अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, गुटबाजी नहीं है, आप तालमेल बना के चल रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं आप लोग रिपीट कर पा रहे? नहीं, देखो, एक बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है, कई वर्षों से जीत रही है, रिपीट हो रही है। एक तो हिमाचल प्रदेश में 1985 के बाद कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई। आज 2 साल की हमारी सरकार का कार्यकाल जो सत्ता से बाहर हुआ है, लेकिन अब 2 साल के बाद आज ही अगर चुनाव करें, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में जीतेगी। कांग्रेस को 10 सीटें मिलना भी हिमाचल प्रदेश में कठिन होगा। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये एक हिमाचल प्रदेश का एक तासीर है, जिसको मैं कह सकता हूँ, एक ट्रेंड है, ये भी है। और दूसरी बात यह है कि आज तक के इतिहास की हिमाचल प्रदेश में हमारी जो सत्ता छूटी है 0.9% से, सबसे कम अंतर से छूटी है। यानी कि हमारे और कांग्रेस के वोट के विधानसभा के चुनाव का अगर उसमें आप डिफरेंस देखेंगे, 36,000 वोट का डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस का कुल। और तीसरी बात आपको बताऊं, जो गारंटियों के जाल में उलझा करके इन्होंने रख दिया, 1500 रुपये हर महिला को मिलेंगे, पहली बैठक, कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला करेंगे, ये गारंटी दी उनने, तो स्वाभाविक रूप से उसका भी एक इम्पैक्ट रहा। ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हिमाचल पूरे देश भर में एक ऐसा राज्य है जहां पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है, और कर्मचारियों का मुद्दा ओपीएस था, उसका भी एक इम्पैक्ट रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजों को लेकर, लेकिन कुल मिलाकर के मामूली अंतर से और आज वही जो ओपीएस मांग रहे थे वही नाराज बैठे हैं, वही धरने पर बैठ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सत्ता भले ही छोटी है, लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो आज कांग्रेस की सत्ता छूट जाएगी, सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये स्थिति हिमाचल की है। महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात की, लेकिन बीजेपी भी तो अलग अलग राज्यों में महिलाओं को पैसा देने की बात कह रही है। लाडली बहना योजना अगर मध्य प्रदेश में शुरू की तो उनने वो चुनाव के दिनों में नहीं, उनने चुनाव से बहुत पहले शुरू कर दी थी, और उस योजना का इम्पैक्ट था, एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, और चुनाव के दिनों में उसका असर देखने को मिला। और दूसरे राज्यों में भी आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम राज्यों में, तो चाहे वो महाराष्ट्र की बात है, कई दूसरे इसके, जहाँ जो गारंटी दी जा रही है, गारंटियाँ बहुत कम ऐसी हैं जो गारंटी चुनाव के बाद हम करने की बात कर रहे हैं। अधिकांश गारंटी वही है कि जो पीछे से हम चला रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश में हम 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे, हम कोई गारंटी तो दी नहीं थी हमने, ना पिछले चुनाव में थी, लेकिन हमने सरकार बनने के बाद 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी हिमाचल प्रदेश में, गारंटी की वजह से नहीं। और हमने चुनाव में अभी 2022 के चुनाव में गारंटी कोई नहीं दी थी इस बात को लेकर के। हमने हिमाचल प्रदेश में ये भी किया था कि महिलाओं की पॉपुलेशन, कुल पॉपुलेशन का आधा हिस्सा है, इसलिए बसों में आने जाने का किराया उनसे पूरा नहीं लिया जाएगा, आधा लिया जाएगा। गारंटी नहीं थी ये, लेकिन ये एक सरकार की योजना थी, क्योंकि हमने सरकार में रहते हुए उस योजना को लागू किया था। तो इनका ये था कि पीछे जो हो गया उसके बारे में कोई बात नहीं, सिर्फ हम चुनाव जीतने के बाद गारंटी थी हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, ये गारंटी थी। गारंटी ये कांग्रेस की थी कि 1500 रुपये 18 से 60 साल की महिलाओं को बिना कैटेगरी के, बिना किसी भेदभाव के जो है सबको देंगे, जिनकी आबादी हिमाचल प्रदेश में 23 लाख बनती है, वो गारंटी थी। गारंटी इनकी हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की थी,
वो गारंटी थी, वो पूरी नहीं हुई। गारंटी इनकी हिमाचल प्रदेश में 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की थी, वो पूरी नहीं हुई। गारंटी गारंटी हिमाचल प्रदेश में इनकी ये थी कि भाई हम नौजवानों के लिए कॉर्पोरेट फंड जो है वो 650 करोड़ रुपए का बना करके तैयार करेंगे, वो पूरी नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में गारंटी इनकी थी कि गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए लीटर खरीदेंगे, वो गारंटी पूरी नहीं। इसको गारंटी बोलते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिन राज्यों में अभी अगर चुनाव के बाद कहीं भी होगी, कहीं बात कही है, उसका मतलब यह है कि वो गारंटी अगर कही है तो वो गारंटी पूरी करेगी। अच्छा, ये बताइए, आपने कुछ दिन पहले कहा कि बद्दी में जो अवैध काम चल रहे हैं, जो भी अवैध कारोबार चल रहा है, वो मुख्यमंत्री की देखरेख में चल रहा है। ऐसा क्यों कहा आपने? नहीं, देखिए इस बात को लेकर के बद्दी नालागढ़ जो हमारे एक ऐसा इलाका है जहां एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब हिमाचल प्रदेश को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था तो बड़ी संख्या में फार्मा इंडस्ट्री जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर की थी और बड़े यूनिट्स वहाँ पर हैं। और वहाँ जो जिस प्रकार से राजनीतिक नेता वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार करने की वजह ये है कि वहाँ से पैसा निकाल करके जो है वो कहाँ दे रहे हैं, ये अलग विषय है। कई तरह की बातें आती है कि ऊपर कहा जाता है कि ये हाईकमान को दिया जाता है, ये अलग विषय है, वो बात का विषय है। लेकिन हकीकत ये है कि इंडस्ट्री वहाँ से जा रही है। क्यों जा रही है? इसलिए जा रही है क्योंकि बहुत परेशान हो गए। कितना देंगे, किस वक्त, कितनी बार देंगे, ये विषय हो गया। खनन माफिया वहाँ इतना सक्रिय हुआ पड़ा है जिसका कोई हिसाब नहीं। और एक और माफिया वहाँ पर जिसको बोलते हैं कबाड़ माफिया, जिसको जो जो ये स्क्रैप जो होता है, जो इंडस्ट्री में स्क्रैप होता है, वो जो है वो बड़े स्तर पर जो है वो उसका माफिया वहाँ पर चला है। और इस बार इस तरह से जो हमारे फार्मा इंडस्ट्रीज हैं उनसे वो अलग अलग तरह से जिस तरह से गुहाई मतलब वहाँ पर से वो की जा रही है, गुराही की जा रही है, वो उसके कारण लोग परेशान हैं। इंडस्ट्री बाहर जा रही है और उसमें संरक्षण दे रहे हैं। अब उस बात को लेकर के एक वहाँ पर पुलिस अधिकारी थी, महिला पुलिस अधिकारी, उसने कुछ बातों को लेकर के वहाँ कार्रवाई करने की कोशिश की और उसके लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए गए कि उसको रातों रात छुट्टी पर प्रोसीड होना पड़ा। सामान बांध करके वो निकल गई, अपने घर ही चले गई। और उसके बाद अभी जब हाई कोर्ट में जो है मामला इस संदर्भ में गया तो तब जाकर के जो है हाई कोर्ट ने पिछले कल आदेश दिए कि वो एसपी वही जो है अधिकारी वहाँ पर बद्दी में लगेगी जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, उसको हटा मतलब उसके खिलाफ फिर ने डिपार्टमेंटली इंक्वायरी शुरू करने की कोशिश की। तो इस तरह से ये संरक्षण अगर सारे होते हैं, ऐसा तो संभव नहीं कि मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं है, संरक्षण कहीं से मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री की अगर संरक्षण की अगर बात कही तो हमने इसलिए कही, या सरकार के संरक्षण की बात की इसलिए कही कि सरकार की जानकारी में सब कुछ है, सब कुछ है, कौन क्या कर रहा है सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई जब नहीं होती है तो स्वाभाविक रूप से सरकार के ऊपर दोष दिया। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ये बिल्कुल गंभीर आरोप है, इस बात को लेकर के दोहराई नहीं। अच्छा, ये चलिए, ये हिमाचल की बात होगी। अब दिल्ली में भी चुनाव होने जा रहे हैं, तो दिल्ली में आप क्या देखते हैं, बीजेपी सरकार बना पाएंगी? जो आम आदमी पार्टी है उससे तो अब लोगों का मोह भंग है, बहुत हो लिया। और जो पार्टी खासतौर से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते करते जन्म लिया, जिसने और जिन्होंने बड़े ईमानदारी के आदर्श जो है वो स्थापित करने के वादे किए थे, आज उनके नेता जेल की सलाखों के पीछे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके मिनिस्टर्स, उनके नेता। आयु कितनी? अभी आयु उनकी 15 साल की नहीं हो पाई है इस पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद भी जेल की सलाखों के पीछे बड़े बड़े नेता इनके पहुंच गए। तो कोई ऐसा तो हो नहीं सकता है, कोई तो वजह रही होगी। और जहां माफिया राज चल रहा है, जहां सारी चीज़ों को लेकर के, जहां भ्रष्टाचार जो है वो अपनी सारी सीमाएं जो है, देश जो है, देश की राजधानी है, और ये सिर्फ दिल्ली में रहने वालों के साथ साथ में ये पूरे देश की राजधानी है।
तो ऐसी सूरत में इस बात को हमको मान के चलना चाहिए कि हमारे देश की राजधानी की हालत ऐसी है जहां भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में और मंत्री जेल में और बहुत कतार में है। तो निश्चित रूप से प्रश्न खड़ा होता है कि अगर देश की राजधानी की स्थिति ऐसी है तो ये चिंताजनक है। और देश की राजधानी में अब की बार जो हम वातावरण देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं कि अब आपदा को हटाने का वक्त आ गया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो हमारी पार्टी कह रही है कि उनके पास तो चेहरा है अरविंद केजरीवाल, लेकिन बीजेपी के पास तो कोई चेहरा नहीं है। नहीं, चेहरे की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक नहीं अनेक राज्यों में जॉइंट लीडरशिप के इसमें जो है नेतृत्व में चुनाव लड़ती है। हमारा चेहरा भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी जी है। और इस बात को लेकर के जहां इस तरह के प्रयास किए गए वो सफल हुए हैं, सरकारें बनी। एक नहीं अनेक राज्य ऐसे हैं जहां पर चेहरा घोषित नहीं किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम जीते हैं, सरकार बनाई है। और दिल्ली में भी आप देखेंगे सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। इंडी गठबंधन के अंदर जो फूट दिख रही है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ही बाहर निकालने की बात कह दी है, तो उसको लेके बीजेपी क्या कहती है? देखिए, इस बात को लेकर के पहले दिन से बड़ा स्पष्ट था कि इस गठबंधन की आयु बहुत लंबी नहीं हो पाएगी। ये गठबंधन, इंडी गठबंधन सिर्फ इस बात के लिए बना था कि मोदी जी को कैसे रोका जा सकता। सबसे बड़ा लक्ष्य इनका ये था। मोदी जी को रोकना बस की बात रही नहीं, वो दौर निकल गया। और ऐसी सूरत में अब जितने भी इंडी गठबंधन के जो जितने घटक हैं सब अपनी अपनी बात कह रही। ममता बनर्जी कह रही है कि अब इसका कोई औचित्य नहीं रह गया, और शिवसेना ने इस बात को कह दिया। शिवसेना के साथ साथ में जो दूसरी पार्टियां इनकी हैं, समाजवादी पार्टी है, वो भी इसी बात को कह रहे हैं। अब कांग्रेस को अकेला क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सबको मालूम है कि कांग्रेस के साथ लंबे समय तक चलेंगे तो ये छोटी पार्टियां जितनी भी गठबंधन में आई हैं, इनको सबको खा जाएगी। ऐसी सूरत में उन्होंने कहा कि अपने अस्तित्व को जिंदा रखना है, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस जीतती है जिए, मरती है मरे, अब वो एक जगह, हम उसके साथ नहीं चलेंगे, हम अपने गठबंधन में अपनी उससे अलग। और बहुत सारे नेताओं ने इनके ये भी कह दिया कि अब इस गठबंधन की कोई औचित्य नहीं रह गया, इसका कोई आवश्यकता भी नहीं रह गई, इसका कोई औचित्य भी नहीं रह गया। और हम इस बात से पहले दिन से सहमत थे कि ये जल्दी होने वाला है, लेकिन दिल्ली के चुनाव में पूरी तरह से ये देखने को मिला। दिल्ली के चुनाव को लेके कोई खास रणनीति? देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो बैठक, पिछले कल जो बैठक हो गई तो उसमें टिकट फाइनल होने के लिए शेप दे दी गई है पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा। यहाँ सरकार वो चाहिए जो केंद्र के साथ चल सके, यानी कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। दिल्ली के विकास के लिए यह आवश्यक है। और जिस तरह से लूटपाट दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के जो सत्तारूढ़ जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने की है, उसकी दूसरी मिसाल को देखने को नहीं मिलती है। इसलिए इनसे मुक्ति चाहती है दिल्ली, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जयराम ठाकुर की क्या भूमिका रहेगी दिल्ली के चुनाव में? देखिए, हमारा तो छोटा सा एक रोल रहेगा। जहां हिमाचल के लोग दिल्ली में रहते हैं उनके समक्ष बात करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि अगर पार्टी हमको इस बात के लिए इजाजत देगी, जहां गारंटी की बातें, कांग्रेस की बात या आम आदमी पार्टी कर रही है, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का जो गारंटी का जो मॉडल है, किस तरह से कोलैप्स हुआ है, किस तरह से ध्वस्त हुआ है, बर्बाद हुआ है, प्रदेश को भी तबाह किया है, बर्बाद किया है, इसकी मिसाल हम निश्चित रूप से दिल्ली में देने की कोशिश करेंगे। जहां भी जाएंगे हम बात करेंगे। और ऐसा दौर हिमाचल प्रदेश में उन गारंटियों की वजह से आया कि दिल्ली में मंडी हाउस में जो हिमाचल भवन है वो गिरवी होने के कगार पर आ गया। हिमाचल प्रदेश की संपदा, जो हमारा टूरिज्म यूनिट्स हैं, वो बंद हो गए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल बिकने के कगार पर हो गया, नीलाम होने के कगार पर इन गारंटियों की वजह से हो गया। इस बात की जानकारी दिल्ली को जरूर देंगे। शुक्रिया जयराम ठाकुर जी। तो ये थे हमारे साथ जयराम ठाकुर जी, जो कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनका साफ कहना है कि हिमाचल में भी अगली बार सरकार वो बनाएंगे और दिल्ली के अंदर भी बीजेपी सरकार बनाएगी। शुक्रिया जयराम ठाकुर जी हमसे बात करने के लिए।